दिन नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। आज अखाड़ा में बात भारत के खिलाफ एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश की। दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ नफरत की फसल बोने की साजिश की। ट्वीट की बाढ़ लाकर किसानों के मामले में सरकार को विलेन बनाने की एक ऐसी इंटरनेशनल साजिश जिसके एक एक किरदार के चेहरे से अब नकाब हटने लगे हैं। बेंगलुरु में हुई पहली गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे जांच एजेंसियां एक एक कदम आगे बढ़ रही हैं, आंदोलन जीवी की आड़ में बैठे भारत के दुश्मनों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। निकिता जेकब, शांतनु, पीटर फ्रीडरिक, मो धालीवाल, अनीता लाल, ये कुछ ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मानो भारत पर साइबर अटैक की प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन टूल किट के इस मकड़ जाल के टूटने के बाद अब देश के भीतर और बाहर दोनों तरफ बैठे नफरत के सौदागरों का पूरा हिसाब होगा। टूल किट में आरोपी शांतनु के रिश्तेदारों के शिवसेना से जुड़े रहने की बात अब सामने आई है और उसके बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे शिवसेना का दोहरा चरित्र बताया, जबकि शिवसेना से जुड़े शांतनु के चचेरे भाई ने इसे फंसाने की साजिश बताया। दरअसल शांतनु के चचेरे भाई भीड़ में शिवसेना के जिला अध्यक्ष हैं। शिवसेना से जुड़े हुए कुछ लोग भी उस षड्यंत्र में शामिल हैं, इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना अब नहीं रही, जो हिंदुत्व की बात करती थी, देश हित की बात करती थी। वह शिवसेना सिंहासन के लालच में इस हद तक गिर चुकी है कि उनके कुछ लोग इस षड्यंत्र का हिस्सा है। शांतनु ये पर्यावरण पे काम करता था, वो उच्च विद्या विभूषित है और उसने जो किसान कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उस आंदोलन को उसका पहले से ही पाठिंबा था। वो ट्विटर पे या सोशल मीडिया में उसकी एक्टिविटीज़ रहती थी इस आंदोलन के बारे में। अगर आंदोलन के बारे में उसका समर्थन था, लेकिन आंदोलन को समर्थन दिया, इसलिए अगर उसे दोषी माना जाएगा, उसका राष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल किया जाएगा, तो ये उस पे और उसके घर वालों पे ये दबाव का, प्रेशराइज का राजकारण चल रहा है। किस बात का प्रेशर? मेरा सीधा सवाल आपसे है जो अखाड़ा में इस वक्त मैं देख रहे हैं। अगर आप किसी आंदोलन के साथ जुड़ेंगे, लेकिन भारत विरोधी तत्वों से आप इंस्ट्रक्शन लेंगे, उनके टूल किट का इस्तेमाल आप करेंगे, और अगर आपका इंटरेस्ट शेतकरी यानी किसान है, तो क्या, और आप अपने आप को पर्यावरण के एक्टिविस्ट बताते हैं, तो क्या आप वो सब सवाल नहीं पूछेंगे जो कि पूछना जरूरी है? क्या जमीन के अंदर जो पानी का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल जिसे कहा जाता है, उसका बचाव हो रहा है? क्यों महाराष्ट्र में अब ये कानून है कि अगर आपको गन्ने की खेती करनी है तो आपको ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना होगा? क्या शांतनु ने इसकी तरफदारी की? क्या शांतनु ने पंजाब के किसानों से पूछा कि उन पर सॉइल रेप का आरोप क्यों है, उन पर ग्राउंड वाटर को पूरी तरह से खत्म करने का आरोप क्यों है? क्यों वो पराली जलाने की आज़ादी आज भी चाहते हैं, जबकि पराली की वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया में दम घुट जाता है लोगों का? इन सवालों को पूछा शांतनु ने, इन सवालों को पूछा दिशा रवि ने, क्यों नहीं पूछा? न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की यह रिपोर्ट है कि टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु 20 जनवरी से 27 जनवरी के बीच टिकरी बॉर्डर पर मौजूद था और किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। दिशा रवि से पूछताछ में स्पेशल सेल को यह अहम जानकारी मिली है, और साथ ही दिशा ने कई और नामों का पर्दाफाश भी किया है, जिसमें एक शख्स विदेश में और एक भारत में मौजूद है। दिशा की जानकारी के बाद भारत में रह रहे आरोपी की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। अभिषेक पांडे जुड़ रहे हैं फोन पर, दिवाकर और शंकर आनंद मुंबई और दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लेकिन अभिषेक, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, शिवसेना तो अब बचाव कर रही है इस व्यक्ति का, लेकिन क्या इन्हें पता नहीं था कि महाराष्ट्र में अगर इन कानूनों का लाभ शेतकरी उठा रहे हैं, तो क्यों शांतनु एक खालिस्तानी से जुड़े हुए थे? क्यों एक जूम मीटिंग में और एक ऐसी टूलकिट में जहां देश की छवि खराब करने की बात हो रही है, उसमें शांतनु का नाम और उसका ईमेल आईडी शुमार था? बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, शिवसेना अभी डिफेंड मोड पर है। शिवसेना
इस ऐसी किसी भी जानकारी से होने से इनकार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि अकेले उनके चचेरे भाई ही शिवसेना से बीड़ से जिलाध्यक्ष नहीं थे, बल्कि शांतनु के पिता खुद भी बीड़ जिला पंचायत सदस्य के अध्यक्ष थे और वहां जिला पंचायत के अध्यक्ष होने के कारण उनकी एक गहरी पैठ थी और वहां पर कॉन्ट्रैक्टर सहित तमाम सारी दूसरी चीजें थी और शिवसेना का कैडर पॉलिटिक्स लगातार वो कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन के पीछे खालिस्तानी और दूसरे मूवमेंट जो चले उसमें शांतनु के नाम आने पर परिवार कहीं न कहीं इस पूरे मामले में बचाव की मुद्रा में है और ऐसी किसी भी जानकारी से होने से इनकार कर रहा है। हालांकि शांतनु को ये बताया जा रहा है कि वो एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटलिस्ट कंपनी में काम करते थे, उनके साथ काम करते थे, लेकिन जिस तरीके की चीजें सामने आई है उससे परिवार वाले अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। दिवाकर, सीधा सवाल यह है कि शांतनु अगर इतनी उनमें समझ है कि वो एक एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें इतनी आज़ादी है कि वो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर तक आए और यहाँ पर किसान आंदोलन में शरीक हुए, तो क्या हम उनको ये इस बात की माफ़ी दे दें कि भारत विरोधी तत्वों के साथ वो जूम कॉल में लगे हुए थे, भारत विरोधी तत्वों द्वारा बनाए गए टूल किट को वो पुश कर रहे थे और उन्होंने अपना ईमेल आईडी उसमें लिखा था और ये ट्वीट जो है ये ग्रेटा थुनबर्ग ने किया था और उस प्रेजेंटेशन को लिखा था, उसको बनाया था मो डालीवाल ने, जो खालिस्तानी है। आनंद मिले थे दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस इन्हीं सुरागों के आधार पर बीड में शांतनु के घर पहुंची थी 13 फरवरी को। 13 फरवरी की रात को उसके घर पर सर्च ऑपरेशन भी किया गया था, लेकिन शांतनु अपने घर से फरार हो चुका था। उसके घर से कई सारे गैजेट्स जो दिल्ली पुलिस जब्त करके लेके आई है उसकी जांच की जा रही है। और सबसे अहम चीज कि 26 जनवरी से पहले जूम ऐप के जरिए जो मीटिंग हुई थी उसमें शांतनु मुख्य रूप से शामिल था। शांतनु दिशा रवि और इसके अलावा निकिता जेकब का बहुत करीबी बताया जाता है। पेशे से इंजीनियर जरूर है। उसके भाई ये कह रहे हैं कि नहीं, वो किसानों के हित में काम कर रहा था। अगर किसानों के हित में काम कर रहा था तो आपको टूल किट का सहारा लेने की जरूरत क्या पड़ी? अगर आपके खिलाफ सबूत पुलिस को मिले हैं तो आप पुलिस को कोऑपरेट क्यों नहीं करते हैं? आप पुलिस की जांच में सहयोग कीजिए। अगर आप दोषी नहीं है या आपका कोई दोष नहीं है तो पुलिस आपको क्यों जो है झूठे मामलों में फंसाएगी? जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस उनसे तमाम सवालों के जवाब जानना चाहती है, लेकिन शांतनु जो है वो पुलिस के सामने आने से बजाय उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में इंटरिम रिलीफ की याचिका लगा दी है जिस पर आज सुनवाई भी होनी है। लेकिन सबसे अहम चीज कि अगर शांतनु के परिवार को, शांतनु को भाई को लगता है कि उनका कोई दोष नहीं है तो उन्हें जांच एजेंसी के सामने आना चाहिए और जो भी सवाल उनसे पूछे जाते हैं उसका जवाब देना चाहिए, ताकि कई और चीजें क्लियर होंगी। अगर इस तरह से आप अंडरग्राउंड होंगे और फिर चोरी छिपे बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ दरवाजे खटखटाएंगे इंटरिम रिलीफ के लिए तो आपके ऊपर शक वैसे ही पैदा होता है। आनंद, सिंपल सी बात यह है कि ठीक है, आपको किसान आंदोलन में शरीक होना था, आप किसानों के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप एनवायरमेंट के पक्ष में हैं, अगर आप पर्यावरण के पक्ष में हैं, आप एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, ग्रीन एक्टिविस्ट हैं, तो आपको ये इस बात का समर्थन क्यों कर रहे थे जब किसान मांग कर रहे हैं कि हमें पराली जलाने की आज़ादी चाहिए? इस बात का समर्थन क्यों कर रहे हैं कि वो उन्हीं खाद्य पदार्थों की खेती करेंगे जिसकी वजह से पंजाब में पानी की कमी हो रही है, ग्राउंड वाटर में कमी हो रही है, सॉइल का रेप हो रहा है, उसी तरह के केमिकल और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे? और भारत को बदनाम करने की बात जिस टूलकिट में लिखी है उसका समर्थन आप कैसे कर सकते हैं? ये सवाल उठते हैं। टूलकिट मामले में एक के बाद एक नए पर्दाफाश हो रहे हैं, नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं, लेकिन अब टूलकिट कांड में सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। टूलकिट गैंग के तार अब सीधे सीधे पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी ISI से जुड़ रहे हैं। किसान आंदोलन की आड़ लेकर दिल्ली में हिंसा और हंगामे की रणनीति बनाने वाले टूलकिट गैंग का ISI कनेक्शन सामने आ रहा है। इस मामले में मलेशिया में रहने वाले पीटर फ्रीडरिक का नाम सामने आया है। पीटर ही है वो शख्स जिसने भारत विरोधी इस पूरी साजिश का ताना बुना। पीटर के भारत विरोधी होने के सबूत पहले से मिलते रहे हैं। खालिस्तान के समर्थक पीटर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी संबंध रहे हैं। पीटर ISI के K2 मिशन से भी जुड़ा हुआ है। K2 मिशन के तहत यानी खालिस्तान कश्मीर, ISI एक तरफ कश्मीर में आतंक फैलाती है तो दूसरी तरफ पंजाब में खालिस्तान को हवा देती है। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट अब हमारे सामने आई है कि यह भी बताया गया है कि यह पूरी मुहिम स्टार्ट हुई अमेरिका में। महात्मा गांधी की मूर्ति जिन प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी थी उसमें पीटर भी शामिल था। किसान आंदोलन का नाम लेकर भारत का नाम बदनाम करने की साजिश में पीटर के खिलाफ यह जानकारियां सामने आने के बाद एजेंसियों ने उसके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर,
सबसे बड़ी बात, ये पीटर फ्रीडरिक 1985 में जन्मा अमेरिकी नागरिक जो भारत में क्रिश्चियन मिशनरी बन के आया, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन उसके बाद इसे जानबूझकर एक्सपर्ट एक्टिविस्ट बना दिया, वो भी भजन सिंह भिंडर ने, खालिस्तानी। और इसका पूरा प्रोफाइल इन्होंने बना दिया। इसने किताबें लिखी हैं महात्मा गांधी के खिलाफ। वॉशिंगटन में महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ने में इसका हाथ था। तुलसी गैबार्ड के खिलाफ भी इसने एक मुहिम छेड़ी थी और उधर उसको भी, उसके कैंपेन को भी बदनाम किया था। यह व्यक्ति है जिसने तीन अलग अलग नाम लिए हैं, पीटर फ्लैनेगन, पैट्रिक नेवर्स, पीटर सिंह, और इन नामों के साथ और भिंडर के साथ मिलकर इसने भारत विरोधी किताबें भी लिखी हैं। देखिए, इस मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और स्पेशल सेल की टीम जिस तरह से तफ्तीश कर रही है, और इस मामले में जिस तरह से पीटर का नाम सामने आया है, इतना स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट बकायदा चलाने की कोशिश की गई थी। पीटर की अगर बात करें तो पीटर को इस तरीके से पेश करने का एक तरीका बनाया गया था पहले से ही, आज से नहीं, पिछले 7-8 साल से लगातार ऐसा कोशिश किया जा रहा था कि पीटर की रूपरेखा, उसका चेहरा ऐसा बनाया जाए कि वो समाज का काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, किताबें लिखता है, लेकिन उसके पीछे जो उसके एक मंसूबे रहे हैं, जो उसकी चाल रही है, वो रहा है किस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए उसने पहले से कई लोगों का चयन किया कि किसको टारगेट करना है, किस तरीके से टारगेट करना है, किस तरह से इस मामले पर एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करना है, और उसमें 60 से 70 लोगों को जोड़ा गया। इसके बाद और 26 जनवरी से ठीक 13 दिन पहले इसकी रूपरेखा तैयार की गई, और उसके बाद उस मामले में कई लोगों को जोड़ने के बाद उस मामले में हर एक इनपुट्स को डाला गया कि किस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना है। देखिए, यहाँ पर खालिस्तानी मूवमेंट और खालिस्तानी जो आतंकी है उसके सोच जो है पहले से तय था, और इसके लिए भारत में रहने वाले कई लोगों को चुना जो इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए पूरे उनके मंसूबे तैयार थे, और इसी के तहत एक सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया। और इन तमाम मामलों पर दिल्ली पुलिस जिस तरह से बड़े खुलासे कर रही है, पीटर फ्रेडरिक का कच्चा चिट्ठा अगर आप देखेंगे तो इसकी हर एक्टिविटी जो है और जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, सबके ताल्लुक जो है सीधा इकबाल चौधरी यानी भजन सिंह भिंडर से जुड़ते हैं, जो कि खालिस्तानी है और जिसकी फंडिंग सीधा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और ISI करती है। आनंद तिवारी, ये पीटर फ्रेडरिक वही है जिसको कि यहाँ पर भारत में बहुत लोग रीट्वीट करते हैं और सोशल मीडिया पर यह भ्रम फैलाने का काम करता है और भारत विरोधी बातें करता है। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, जो लगातार स्पेशल सेल की जो साइबर यूनिट है और जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट खास तौर पर स्पेशल सेल के लिए बनाई गई है, जो जिस तरह से सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए जो माहौल खराब करने की देश में कोशिश होती है उसको वॉच करती है। कल जिस तरह से डीसीपी मनीषी चंद्रा उन्होंने बताया था पीटर का पूरा रोल किस तरह का है और खालिस्तानी मूवमेंट किन किन देशों में किस तरह से चलाना है, उसको लेकर भी तमाम लोगों को अलग अलग टास्क दिया गया था। एक नई जानकारी आनंद मैं आपको बता दूं, जो पुनीत नाम की महिला है जो कनाडा बेस्ड है और जो जूम मीटिंग में शामिल थी, वो जो PJF है, जो खालिस्तानी विंग है, उसकी मीडिया हेड है, उसकी मीडिया संभालती है और उनका काम है भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना और खालिस्तानी मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना अलग अलग देशों में। तो ये एक अहम टास्क था जो पुनीत को दिया गया था। जो पुनीत नाम की महिला है, एक अहम किरदार है, कनाडा बेस्ड है। अनीता लाल जो है वो कनाडा बेस्ड है, वो भी एमओ धालीवाल की एसोसिएट है। तो एमओ धालीवाल कनाडा में बैठ के खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। एक और आनंद महत्वपूर्ण जानकारी स्पेशल सेल के हवाले से आई है कि जिस तरह से 26 जनवरी हिंसा हुई और उसके पहले किसानों का आंदोलन जो धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था, उसको फिर से बढ़ाने के लिए एमओ धालीवाल ने वर्चुअल तरीके से अपने साथियों को ये बोला कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को, जो इंटरनेशनल फिगर हैं, उन्हें जोड़ा जाए सोशल मीडिया के जरिए। और उसी में ग्रेटा का नाम सामने आया कि किस तरह से ऐसे लोगों को शामिल करना है जिससे कि किसान आंदोलन और ज्यादा बड़ा रूप लेते जाए और इंटरनेशनल लेवल पर किसान आंदोलन की जो छवि है, इस आंदोलन की छवि और क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने के चक्कर में इन्होंने ग्रीन एक्टिविस्ट यानी कि ग्रेटा थुनबर्ग, दिशा रवि जैसे लोगों को ये कर दिया, अपनी तरफ ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण के मुद्दे पे जो खड़े होकर बोले, भारत को पूछा कि आप SDG और क्लाइमेट कन्वेंशन में जो आपके वादे हैं उसको कब पूरा करोगे, तो एक तरफ उस तरफ का सवाल और दूसरी तरफ यहाँ देश विरोधी तत्वों के साथ जुड़कर टूलकिट को हवा देना, ये
पूरी तरह से काउंटर प्रोडक्टिव निकल गया। क्रेडिबिलिटी अब उनकी खत्म हो गई है, क्योंकि सब कुछ यहां धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है। ये पूरी साजिश का पूरा पर्दाफाश हो रहा है। टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जेकब ने एक बयान जारी किया है। दिल्ली पुलिस को दिए गए इस बयान की कॉपी न्यूज 18 के पास है और न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की यह रिपोर्ट है कि टूलकिट और किसान आंदोलन पर किस तरह की तैयारियां हो रही थी, और वो सभी जानकारी निकिता ने पुलिस को दे दी है। टूलकिट केस के अहम किरदार निकिता जेकब गिरफ्तारी से बचने की तमाम कोशिशें भी कर रही हैं। निकिता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली है, जिस पर आज थोड़ी देर में सुनवाई होनी है। आशीष जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। आशीष, तो निकिता जेकब खुद एक लॉयर हैं। एक लॉयर होने के बावजूद उन्होंने देश विरोधी तत्वों के साथ राब्ता किया, टूलकिट के जरिए भारत को बदनाम करने की कोशिश की, और अब खुद एंटीसिपेटरी बेल ट्रांजिट रिमांड से एंटीसिपेटरी बेल की याचिका दायर की है उन्होंने। आनंद, सबसे अहम बात यह कि निकिता के अलावा शांतनु ने भी जो है बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में जो है इस वक्त अपील की हुई है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। और सबसे अहम बात कि शांतनु का 26 जनवरी के कुछ वक्त पहले से एक हफ्ते तक यानी 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक जो रहने की मौजूद रहने की बात है, उसे इन्होंने बताया है। साफ तौर में जो एंटीसिपेटरी बेल फाइल की है उसमें साफ तौर पर बताया है कि वो एक वॉलंटियर तौर पे गए थे। ये तय हुआ था कि 26 तारीख को जो है 26 जनवरी के दिन एक वर्चुअल जो है जूम ऐप के जरिए जो है लोग जुड़ेंगे और इसके बाद जो है किसान आंदोलन का जो समर्थन है वो दिखाया जाएगा। उसमें शांतनु जो है टिकरी बॉर्डर से जो है वो रिपोर्टिंग करेंगे, लेकिन नेट डाउन होने की वजह से ये सारी चीज़ें जो दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद कर दी गई थी, नेट सर्विस बंद कर दी गई थी, उसकी वजह से वो संभव नहीं हो पाया। उनका कोई मोटिव जो है वो जो है भड़काना मकसद नहीं था। इसके अलावा सबसे अहम बात ये कि दिल्ली स्पेशल सेल ने जो है जब निकिता के घर पर सर्च वारंट लेकर पहुंची हुई थी तो उन्होंने 4 ईमेल आईडी, इसके अलावा 2 लैपटॉप बरामद किए हैं। एक लैपटॉप के बारे में निकिता ने बताया हुआ है कि वो लैपटॉप खराब है, जिसे दिल्ली स्पेशल सेल ने कहा हुआ था कि वो दूसरे दिन आकर 12 फरवरी को यहाँ पे पहुंचकर वो लैपटॉप को रिपेयर करेंगे और कस्टडी में लेंगे। लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से निकिता गायब हुई है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को संदेह के घेरे में खड़ा करता है। और निकिता और शांतनु निश्चित तौर पर खालिस्तान मूवमेंट से उनकी कड़ियां भी जुड़ती हुई कहीं ना कहीं अपनी डिजिटल फुटप्रिंट को, अपनी करतूतों को पर्दाफाश और उसको छुपाने की कोशिश बिल्कुल जग जाहिर हो रही है। दिशा रवि ने व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट किया, ये लैपटॉप लेकर गायब हो गई है निकिता जेकब। भारत को बदनाम करने और देश में हिंसा फैलाने की इस बड़ी साजिश में देश से लेकर विदेश तक 5 किरदार सामने आए हैं। इसमें सबसे पहले जो नाम सामने आया वो है दिशा रवि, जो बेंगलुरु की रहने वाली हैं। दिशा एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। दिशा पर टूलकिट को एडिट करने का आरोप है और इसके बाद निकिता जेकब का नाम आता है। निकिता जेकब मुंबई की रहने वाली हैं, पेशे से एक वकील हैं। निकिता पर टूलकिट बनाने में दिशा की मदद करने का आरोप है। निकिता के साथ ही शांतनु का भी नाम सामने आया है, जो महाराष्ट्र के बीड़ का रहने वाला है। शांतनु पेशे से एक इंजीनियर है। टूलकिट के दस्तावेज तैयार करने का आरोप विदेश में रहने वाले एक और शख्स पीटर फ्रेडरिक का नाम भी आया है। इस पूरी साजिश में उसका नाम भी शुमार है। आरोप है कि उसी ने टूलकिट के लिए जानकारी मुहैया कराई। पीटर को भी खालिस्तान का समर्थक बताया जाता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी पीटर के संबंध बताए जाते हैं। विदेश से इस टूलकिट कांड के तार जुड़े तो मो धालीवाल का नाम सामने आया, जो कनाडा में रहता है। धालीवाल पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का संस्थापक है। वो खालिस्तानी विचारधारा से जुड़ा है। आरोप है कि उसी ने टूलकिट तैयार करवाई। एक और चेहरा भी सामने आया है जिस पर इस कांड में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। कनाडा के ही रहने वाली अनीता लाल। अनीता मो धालीवाल की करीबी बताई जाती हैं। अनीता वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर भी हैं। साथ ही ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से भी जुड़ी हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का संस्थापक, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से भी जुड़ी बहुत बड़ी व्यक्ति है अनीता लाल, जिसके साथ पुनीत, जो कि फिर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन में काम करती थी और जिसने वो जूम कॉल मीटिंग में दिशा रवि और शांतनु और सबको बिठाया और मो धालीवाल से उनकी बात कराई और उसको उनसे संबंध करवाया। टूलकिट के ये किरदार खुद को पर्यावरण कार्यकर्ता बताते हैं, यानी वो जो जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर में चिंता जताते हैं। वही दूसरी तरफ पंजाब है, जहां के किसानों पर प्रकृति के दोहन का आरोप लगता रहता है। उपजाऊ जमीन का दोहन हो या फिर पानी का बेजा इस्तेमाल हो, पंजाब के किसानों पर कई बार इसे लेकर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन अब पंजाब के इन्हीं किसानों के साथ ये 5 पर्यावरण कार्यकर्ता खड़े हैं, तो क्या ये सिर्फ भारत के खिलाफ साजिश न समझा जाए?
प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, इनकी मंशा क्या थी? अगर ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, ग्रीन एक्टिविस्ट थे तो फिर ये पराली जलाने के समर्थन में जो के विरोध में जो ऑर्डिनेंस आया था उसका समर्थन करते, किसानों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? और ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? प्रियंका, आपको मेरी आवाज आ रही है? आनंद, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आयसा के ये कुछ छात्र हैं जो जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। कम है संख्या काफ़ी, तकरीबन 15-20 के लगभग तमाम ये छात्र हैं। और फिलहाल वही आयसा का जो स्टाइल है, ढपली, बैनर, प्लैकार्ड लेकर दिल्ली पुलिस के सामने दिल्ली पुलिस का विरोध किया जा रहा है। दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो कर रहे हैं। और साथ ही ये कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत तरीके से हुई है, सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। और ये प्रदर्शन फिलहाल आप देख रहे हैं जहाँ पर एक बार इन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर आने की कोशिश की थी। प्रियंका, ये ढोल तो बजा रहे हैं, लेकिन आयसा के लिए या दिशा रवि के लिए? क्योंकि इनके पोस्टर में तो मुझे सिर्फ आयसा दिख रहा है। तो ये खुद के पर्चे बजा रहे हैं, खुद का प्रमोशन कर रहे हैं कि दिशा रवि के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। तो फिर इनसे भी पूछिए कि क्या सॉइल का दोहन ठीक है? क्या एक ग्रीन एक्टिविस्ट का किसी खालिस्तानी से जुड़ना ठीक है? क्या आयसा इस बात का समर्थन करती है कि एक देश को तोड़ने वाले एजेंडा के साथ एक ग्रीन एक्टिविस्ट 21 वर्षीय जुड़ी थी, जो कि बालिग है, जिनको वोट करने का हक है, गाड़ी चलाने का हक है और कानूनी तौर पर फैसले लेने का हक है? जी आनंद, बिल्कुल। और आप देख भी रहे हैं तस्वीरों में जाहिर तौर पर आयसा के बैनर के तले क्योंकि ये हो रहा है तो वो बैनर ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से दिख रहे हैं। लेकिन जो आज का प्रोटेस्ट का कॉल है वो दिशा रवि को लेकर दिया गया है। मैं कोशिश करती हूँ अंदर जाकर बात कर पाने की। जो यहाँ पर तमाम आयसा के एक्टिविस्ट नजर आ रहे हैं, उनसे पूछिए दिशा रवि खालिस्तानी से इंस्ट्रक्शन ले रही थी, वो ठीक है कि नहीं है? उनसे पूछिए दिशा रवि का खालिस्तानी से इंस्ट्रक्शन लेना, खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहना, क्या ये ठीक है? जी बिल्कुल। यहाँ पर जो आयसा के लोग हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से जो पूरा अभी जो सामने आ रही है खबरें उसको लेकर क्या इनका कहना है। यहाँ पर डीयू आयसा से कवलप्रीत दिख रही है जो अभी बात कर रही है किसी और मीडिया कर्मी से। मैं एक बार जी कवल से फिर आपसे जुड़ेंगे प्रियंका, फिर आपसे जुड़ेंगे। 10 लोग आयसा का बैनर लेकर खड़े हैं, आयसा का प्रचार कर रहे हैं, या फिर इस बात को हवा दे रहे हैं कि ठीक है एक 21 साल की बालिग महिला जो है, जो कि वोट करने का हक रखती हैं, गाड़ी चलाने का हक रखती हैं, शादी करने का हक ले सकती है, अपने फैसले खुद करने का हक रखती हैं, वो एक खालिस्तानी से जुड़कर उससे इंस्ट्रक्शन ले रही है और भारत विरोधी गतिविधियों में अपना इन्वॉल्व है। क्या ये सही है? इस पर हम उनसे पूछेंगे। आपको ये भी बताते हैं कि साजिश की पूरी टाइमलाइन क्या है। 21 नवंबर को पर्यावरण आंदोलन जो है एक रेबेलियन भारत से जुड़ा। जी हाँ, पर्यावरण आंदोलन जो एक्सटिंक्शन रेबेलियन, जी हाँ, पर्यावरण आंदोलन एक्सटिंक्शन रेबेलियन भारत से जुड़ा। 25 नवंबर को किसानों के लिए ग्रीन विद फार्मर्स समूह बना। ग्रीन विद फार्मर्स, पराली जलाने का हक उनको चाहिए। ग्रीन विद फार्मर्स 1 से 2 दिसंबर की जो है किसानों के लिए काम कर रहे XR इंडिया का ईमेल अकाउंट बना, जबकि 2 से 3 दिसंबर को किसान आंदोलन की डिटेल के लिए XR वॉलंटियर्स बनाया गया। फिर 6 दिसंबर को XR वॉलंटियर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना जिसमें निकिता भी शामिल थी। और 13 दिसंबर को kisanekta.com मैप को डाउनलोड किया गया। उसके बाद 8 जनवरी को XR को #AskIndiaWhy अभियान से जुड़ने को कहा गया, जबकि 11 जनवरी को आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए जूम मीटिंग हुई। 18 जनवरी को आस्क इंडिया वाई हैशटैग की जो वेबसाइट बनाकर सभी डिटेल अपडेट किए गए। 26 जनवरी को निकिता ने इंस्टाग्राम पर लाइव किया और 1 फरवरी को कई विदेशी पर्यावरण कार्यकर्ता XR इंडिया से जुड़े और ट्वीट करना शुरू कर दिया। 2 फरवरी को निकिता ने पूरी डिटेल शांतनु के साथ शेयर की और 3 फरवरी को निकिता को एडिटिंग राइट्स के साथ गलती से ओनरशिप राइट्स भी दे दिए गए। अब ये पूरा टाइमलाइन है, पूरी सोच के साथ रची गई एक सोची साजिश और इसमें सोची समझी साजिश।
इसमें एक बात बहुत बड़ी बात है कि ये सब अपने आप को पर्यावरण हेतु एक्टिविस्ट यानी पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए एक्टिविस्ट बताते हैं, लेकिन उन सारी गतिविधियां जो हैं वो देश के खिलाफ हैं, क्योंकि उस टूल किट में एजेंडा था कि भारत को बदनाम करो, योग को बदनाम करो, चाय को बदनाम करो, भारत से जुड़ी हर चीज को बदनाम करो। तो फिर ये किसान हित का आंदोलन कैसे हुआ? अब वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक अपडेट आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया है। ये अपडेट अभी यहां अखाड़ा में आ रही है, जहां बिज बिहार इलाके में हुए इस हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। ये अभी अपडेट आ रहा है अखाड़ा में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया है। बिज बिहार इलाके में हुए इस हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश अब तेज हो चुकी है। कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है और ये सब गतिविधियां कहीं ना कहीं एक तार से जुड़ी हैं, जो भारत को बदनाम करना चाहती हैं, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहती हैं अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया, साइबर स्पेस में भी, और एक परसेप्शन कि भारत में सब कुशल नहीं है, भारत एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है। इस साजिश पर और भी पर्दाफाश है और भी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।